हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल न्यूज की। यूएस की कुछ न्यूज है उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ इकोनॉमिक, इंडिया इकोनॉमिक स्पेसिफिक या इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सेक्टर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। और फिर हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज, जिसकी न्यूज मेजरली कल रात को और कल रही जो मेजरली न्यूज में रहे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। आज भी एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन है, छोटी सी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच वॉज शेयर ऑन ट्विटर एंड आई वांट टू शेयर दैट विद यू। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है छोटी सी, तो वो जरूर लास्ट तक वीडियो को देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल। तो ओवरऑल थोड़े से मतलब पॉजिटिव साइड पे ही रहा यूएस मार्केट्स। फ्लैट रहा, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस के साथ ही रहा। ऑफ कोर्स लास्ट वीक जो है मार्केट ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल्स पे, 1.5 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हुए थे, राइट। और कुछ कुछ चीजें पॉजिटिव नेगेटिव चल रही हैं। एक तो ऑब्वियसली जॉब डेटा जो है थोड़ा सा स्ट्रांग आ रहा है। फ्राइडे को काफी स्ट्रांग एक जॉब डेटा आया यूएस का, और उसकी वजह से ट्रेजरी यील्ड्स जो है वो वापस थोड़ी बढ़ने लग गई। एक बार 4.12 4.13 के आसपास पहुंच गई थी, अभी वो 4.25 4.26 वापस थोड़ी ऊपर हो गई है। एक्सपेक्टेड ये हो गया कि भाई इंटरेस्ट रेट्स जो कट होने की बात हो रही थी मार्च में, अब विद दिस काइंड ऑफ लेबर का जो एम्प्लॉयमेंट डेटा आ रहा है कि बहुत अच्छा आ रहा है, मतलब ग्रोथ अच्छी है इकोनॉमी में, तो ये सारी चीजों की वजह से मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि यार इंटरेस्ट रेट्स जो कट होने हैं ना, वो शायद मार्च में नहीं होंगे, थोड़े और डिले होंगे। और उसका रीजन मेजरली यही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कट क्या कहते हैं अभी होने हैं, राइट, मतलब जल्दी होने हैं, तो उसके लिए इकोनॉमी हैज टू स्लो डाउन, राइट, क्योंकि तभी वो इंटरेस्ट रेट्स को कट करेगा यूएस पर। अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, तो इंटरेस्ट रेट्स कट क्यों करने हैं उनको, राइट। वो क्यों रिस्क लेंगे इंटरेस्ट रेट कट करके और इन्फ्लेशन को बढ़ाने का, राइट। वो जब ही करेंगे जब इकोनॉमी जो है वो स्लो होगी। और इकोनॉमी स्लो के जो फैक्टर्स हैं, जैसे इस तरह के कुछ इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, लाइक लेबर के जो नंबर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, तो वो थोड़े पॉजिटिव आए और उसकी वजह से इंटर जो ओवरऑल ट्रेजरी यील्ड जो है वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ रहा। दो मेजर डेटा जो है वो आने हैं कल, राइट। एक तो सीपीआई का डेटा आना है, जो है वो काफी डिपेंड करता है कि 2% से नीचे आएगा या नहीं आएगा, या कितना आएगा, पिछली बार से कम आएगा या नहीं। तो यूएस का सीपीआई का डेटा और इंडिया का सीपीआई का डेटा भी आना है, तो राइट उससे काफी एक इन्फ्लेशन के नंबर्स अपने को पता चलते हैं, राइट। दूसरा जो है ओवरऑल यूएस फेड की भी एक कमेंट्री जो है वो एक्सपेक्टेड है बाय टुमारो और डे आफ्टर, आई थिंक, तो इस वीक एक्सपेक्टेड है। तो वो भी एक मार्केट उसको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके हिसाब से, मतलब मेरे को लगता है मार्केट जो है वो रिएक्ट करेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब रिजल्ट्स वगैरह तो सब हो चुके हैं, है ना। तो ये सारा यूएस मार्केट में ओवरऑल रहा, थोड़ा सा एज अ सेट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही रहा ओवरऑल यूएस मार्केट। अब ओवरऑल अगर हम और चीजें बात करें ग्लोबली, राइट, तो ग्लोबल ऑयल जो है, जो बहुत बड़ा इंडिया के लिए पॉजिटिव है, वो है ग्लोबल ऑयल एक थोड़ा सा मतलब कूल डाउन हो गया है। $75 के आसपास अगर ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $75 पर बैरल के आसपास हो गया है। और आपको पता है ये कहां तक पहुंच गया। अभी कुछ ही दिन पहले, राइट, इसराइल का जब इसराइल और हमास का वार स्टार्ट हुआ था, और उसी दिन में मेरे ख्याल से अराउंड 93 94 टच हो गया था। अब वो 75 पे आ गया है। अब इंडिया, आपको पता है, ऑलमोस्ट हम 80% ऑफ अपनी एनर्जी डिमांड जो है वो इंपोर्ट करते हैं ऑयल पे, राइट। तो इसके लिए इंडिया के लिए काफी एक पॉजिटिव रहता है अगर ऑयल जो है प्राइसेस गिरते हैं। तो अभी गिर क्यों रहे हैं, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। आप कहोगे कि अरे वॉर तो अभी भी चल रहे हैं, दो वॉर्स चल रहे हैं, राइट। और एक में तो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, राइट, तो वहां पर तो वैसे ही रिस्क ज्यादा है। और एक रशिया भी काफी बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो भी एक यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो दो वॉर्स चल रहे हैं और फिर भी ऑयल जो है वो कम क्यों हो रहा है, तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं। एक तो ऑफकोर्स जो है सबसे बड़ा फैक्टर है कि यूएस का जो शेल ऑयल है उसका प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। सितंबर में वो ऑलमोस्ट 13.24 मिलियन बैरल्स पर डे था, विच वाज लाइक हाईएस्ट एवर सितंबर में, राइट। तो वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे जैसे ओपेक कंट्रीज, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, रशिया है, ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, जो एक कार्टेल है पेट्रोलियम कंट्रीज का, तो जैसे जैसे वो क्या कर रहे हैं, अभी ऑयल के प्राइसेस बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्शन कट्स कर रहे हैं, सप्लाई कम कर रहे हैं। जैसे स्पेशली सऊदी अरेबिया और रशिया कंसिस्टेंटली ये बात बोल रहे हैं भाई हम कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे कम कर रहे हैं, और यूएस जो है वो उसको फुलफिल कर रहा है। यूएस उसको शेल ऑयल जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है। और इवन द कंट्रीज लाइक वेनेजुएला जो है, या फिर कुछ और कंट्रीज हैं, छोटे कंट्री, मतलब इवन तो दे हैव अ वेरी बिग ऑयल, तो नाइजीरिया है, तो दीज कंट्रीज आर नॉट कटिंग,
ये नहीं कट कर रहे अपने प्रोडक्शन, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हमारा तो मेजर रेवेन्यू ही ऑयल है, और अगर हम इसको कम करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो इसलिए जो इम्पैक्ट है उसका ना, ऑयल कट्स का, वो ज्यादा अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो अभी ऑयल की शॉर्टेज जो है वो बेसिकली जो आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश की गई वो नहीं हुई। और दूसरा, स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन है भाई यूएस वगैरह में, यूरोप वगैरह में, तो वो भी है, तो डिमांड का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई डिमांड इंक्रीज होगी। और फिर चाइना जो है, जिससे एक्सपेक्टेड था कि भाई वो अच्छा करेगा, उससे भी थोड़े नेगेटिवली आ रहे हैं कि भाई वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल बायर है, राइट, बहुत बड़ा इंपोर्टर है। तो उनका भी जो है करंटली इंपोर्ट जो है कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, 9% कम हुआ था नवंबर में, राइट, उनका इंपोर्ट ऑफ ऑयल, राइट। तो उस वो सारी चीजों की वजह से भी एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ऑयल पे चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा नेगेटिव है। एंड एनीथिंग बिलो 80 आई थिंक इट लुक्स गुड फॉर अवर कंट्री फ्रैंकली, क्योंकि वो पॉजिटिव है ओवरऑल। तो इसीलिए एक अच्छा मतलब पॉजिटिव इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए भी एक माना जा रहा है कि ऑयल का प्राइस कम होता है तो रॉ मटेरियल प्राइस कम, तो इन्फ्लेशन काफी कूल डाउन इंडिया में हो सकती है स्पेसिफिकली, राइट। तो ये सारी चीजें थी ऑयल पे। एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ जो है FY25 में, नॉट FY24, FY24 पे तो 7% का भी नंबर दिया है आरबीआई ने, आपने देखा ही था, राइट। तो अब वो 6.5% बोल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ और FY25 में, और उसको उन्होंने मेजर रीजन कहा है कि ये ग्लोबल हेडविंड्स की वजह से ही है। इंडिया स्पेसिफिक कोई इशू नहीं दिख रहा है हमें, इंडिया विल डू वेरी वेल, लेकिन ग्लोबल हेडविंड्स जो है वो उसको 7% जो भी हो रहा है उसको 6% पे ले आएंगी। और उन्होंने बहुत ही क्लियर नंबर बोला, मतलब एक स्टेटमेंट बताई है, रिसेशन इन यूएस इज डिलेड एंड नॉट डिफर्ड, राइट। तो ऐसा नहीं है यूएस का डिफर्ड नहीं हो गया, मतलब यूएस का जो रिसेशन है वो आएगा, वो थोड़ा डिले हो गया, ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही नहीं, राइट। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी उन्होंने बेसिकली फैक्टर्स जो है ओवरऑल एक्सिस बैंक की रिपोर्ट में आए हैं। तो इस तरह का एक्सपेक्टेशन है भी, ग्लोबल हेडविंड से एक फैक्टर है, और जैसे हमने ऑयल में भी देखा कि वो फैक्टर दिख रहे हैं लोगों को, राइट। एक और इंटरेस्टिंग और काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आ रहा है कि भाई जो एनपीएस है ना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, या फिर जो कंपनीज काफी ज्यादा हाउसिंग लोन्स देती हैं जैसे एसबीआई टाइप की, उनके कंसिस्टेंटली एनपीएस डिक्लाइन हो रहे हैं। और ये बहुत ही डिफरेंट ट्रेंड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स एक पीक पे माने जाते हैं ऑलमोस्ट, राइट। अगर आप इंटरेस्ट रेट, होम लोन इंटरेस्ट करंटली बात करें तो सब 8.59% चार्ज कर रहे हैं करंटली बैंक, राइट। तो इंटरेस्ट रेट्स हाई होने के बाद, जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो मोस्टली ईएमआई बढ़ जाती हैं या फिर अपना टाइम पीरियड बढ़ जाता है, राइट। स्टिल जो है ओवरऑल एनपीएस कंसिस्टेंटली गिर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एनपीएस सिर्फ 0.74% का है, और उनका होम लोन पोर्टफोलियो पता है कितने का, 6.7 लाख करोड़ का होम लोन पोर्टफोलियो उनका, राइट। उस पर सिर्फ 0.74% का उनका ग्रॉस एनपीए है। ठीक है, तो इस तरह से इवन पंजाब नेशनल बैंक का जो हाउसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका 1.78% का जीएनपीए है, विच इज प्रेटी गुड। तो इससे ये पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी, पीपल हैव मनी, जॉब वगैरह, मतलब ये काफी एक इकोनॉमी बताता है कि भाई इवन विद हाई इंटरेस्ट रेट्स, राइट, अब अफोर्डेबिलिटी ऑफ, मतलब ये होम्स नहीं होनी चाहिए, फिर भी जो है उसमें आपको ये इश्यूज नहीं दिख रहे हैं कि लोग जो है पैसा नहीं दे रहे हैं, तो पीपल आर पेइंग बैक मनी। ठीक है, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सिंस अभी पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, तो कुछ कुछ इंटरेस्टिंग डेटा आते रहते हैं वहां पर, बिकॉज दे कीप ऑन रिप्लाइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा आया ऑन ईपीएफओ, क्योंकि हमें पता है कि ईपीएफओ इन्वेस्ट अ लॉट इन ईटीएफ्स। तो उन्होंने कहा है कि ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट इन नाउ ईटीएफ्स हैज बिकम 2.5 लाख करोड़ रुपीज। 2.5 लाख करोड़ का ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट हो गया है इन इंडियन मार्केट्स, 2.5 लाख करोड़ का। और उसमें से उन्होंने मतलब 2022-23 में 53,000 करोड़ रुपीज ऑलमोस्ट इन्वेस्ट किया, और अभी जो है मतलब अक्टूबर तक 27,000 करोड़ वो और इन्वेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, और 15% का लिमिट है ओवरऑल जो उनको दी गई है, 15% का जो एसेट्स है ईपीएफ कैन इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज। एंड आपको पता ही है वो मेजरली सेंसेक्स के या निफ्टी 50 के ईटीएफ्स जो है वो डालता है, और एसबीआई में सबसे ज्यादा डालता है। तो इसलिए एसबीआई बहुत बड़ा रीजन है कि एसबीआई जो है इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है, वो उस क्योंकि उनका काफी बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट ईपीएफओ से आता है। तो काफी अच्छा पैसा जो है, और काफी आई एम श्योर काफी अच्छा गेन भी हुआ है, तो दे हैव गेन्ड वेल। तो उनका जो डेफिसिट है, क्योंकि दे हैव टू गिव वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, अभी जैसे 8.1 8.2 इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ईपीएफ पे, राइट। तो उनको ज्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू द मार्केट, तो उनको लॉस कवर करने के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली रही। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो आई एम श्योर कल आपने देखा कि सेंसेक्स 70,000 पॉइंट, काफी बड़ी इसके ऊपर ट्विटर पे चर्चा भी हुई थी, 70,000 पॉइंट्स पे, 70,000 पे बेसिकली टच कर गया है, और काफी सारे पॉजिटिव्स चल रहे हैं। एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का इन्फ्लो चल रहा है, ठीक है, स्पेशली जैसे जैसे भाई अब लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होने की उम्मीद है यूएस में,
राइट, और ट्रेजरी यील्ड्स भी थोड़ी सी वहां पर कूल हो गई हैं, क्रूड ऑयल भी प्राइसेस थोड़े कम हो गए हैं, राइट। और मतलब अभी जो इलेक्शंस हुए हैं तो उसमें एक मतलब एक मेजोरिटी सरकार बेसिकली आई है, और एक्सपेक्टेड है कि भाई 2024 में भी एक मेजोरिटी सरकार आएगी। तो ये सारी चीजों की वजह से मार्केट्स एक पॉजिटिव है, उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर बैक इन द मार्केट, राइट। और क्या कहते हैं, इसीलिए चाइना से भी मतलब चाइना में काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रहा है, तो उसका भी एक फैक्टर इंडिया में है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और आपको पता है कि लास्ट मतलब 5 साल में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास पैसा बहुत है, वो डाल सकते हैं, और काफी ज्यादा पैसा एक्सपेक्टेड है कि अगर ये आ सकता है, राइट। तो 70,000 वो टच हुआ, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा बेसिकली बात हुई। और ये जो मतलब 65,000 से 70,000 सिर्फ 111 दिन में स्टॉक मार्केट ने ये अचीव किया हमारा। तो 5,000 पॉइंट्स सेंसेक्स जो है इन जस्ट 111 डेज में उन्होंने ये किया था। उससे पहले 60 से 65,000 438 डेज लगे थे करने में, ठीक है। तो ये 111 दिन में बेसिकली सेंसेक्स ने ये ऊंचाई पार किया। ओला इलेक्ट्रिक, आई एम श्योर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर इलेक्ट्रिक कंपनी है, ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर है उनका। और दे आर प्लानिंग टू रेज मतलब डू आईपीओ एंड रेज $700 मिलियन, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से कुछ 4,000 नहीं 5,000 करोड़ रुपीज के आसपास दे आर प्लानिंग टू रेज। एंड एक्सपेक्टेड है कि वो डीआरएचपी अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस 20 दिसंबर तक, मतलब एज पर सीएनबीसी रिपोर्ट, अगेन इट्स नॉट ऑफिशियल, इट इज बाय सोर्सेज, तो ये एक्सपेक्टेड है। और मतलब जो ओवरऑल वैल्यूएशन जो कंपनी की रहेगी वो $7 से $8 बिलियन की रहेगी, राइट। और आपको पता ही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दे आर ऑल्सो सेटिंग अप लिथियम आयन बैटरी का प्लांट, एंड जो मनी वो है वो ये दे आर सेइंग दैट द मनी विच दे विल गेट that will be majorly invested in setting up that lithium ion manufacturing in Tamil Nadu, which they are setting up, right। और करंट ईवी जो बिजनेस है उसको भी एक्सपैंड, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करने के लिए, तो ये सारी चीजें बेसिकली दे आर डूइंग, ठीक है। और मतलब उनको वैसे एक्सपेक्टेड था कि वो 2024-25 तक दे विल बी पॉजिटिव, मतलब एबिटा पॉजिटिव या प्रॉफिटेबल ओवरऑल, बट वो शायद थोड़ा डिले हो गया है। दे आर सेइंग दैट इट इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव देती थी, राइट, ऑन ई स्कूटर्स एंड एवरीथिंग, वो थोड़ा सा इन्होंने बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने देना, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट है कि दे आर सेइंग इट में गेट डिलेड अ बिट मोर। डिक्सन का काफी इंटरेस्टिंग ये डेटा आया कि डिक्सन की जो सब्सिडरी है जिसका नाम है पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको लेनोवो के लैपटॉप्स और नोटबुक्स जो है अंडर पीएलआई स्कीम में मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन मिला है, मतलब दे हैव गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। और इंटरेस्टिंगली लेनोवो इज अ चाइनीज कंपनी, ठीक है। तो चाइनीज कंपनी इज गिविंग एन इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन इमेजिन, राइट। तो मतलब आई एम जस्ट अगेन इट जस्ट शो द प्रोग्रेस, मतलब हमारा कितना स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ता जा रहा है, राइट, और कितनी फास्ट हो रहा है ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। टाटा पावर और इंडियन ऑयल ऑल्सो हैव साइन डील 500 प्लस ईवी चार्जिंग पॉइंट्स दे आर प्लानिंग टू सेट अप इन देयर पेट्रोल पंप्स। अभी कुछ ही दिन पहले आपने टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम ने भी किया, राइट, ये चीज सिमिलर चीज कि दे विल सेट अप ईवी चार्जिंग स्टेशंस फॉर टाटा मोटर्स, एंड सिमिलरली नॉट टाटा पावर इज डूइंग दैट फॉर इंडियन ऑयल। 500 की बात हो रही है, और मेजर सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, और उनके बेसिकली जहां पर भी उनके पेट्रोल पंप्स हैं उसके अंदर ईवी चार्जिंग स्टेशंस का बात हो रही है। करंटली ऑलरेडी ईवी चार्जिंग मार्केट में टाटा पावर का 60% मार्केट शेयर है करंटली, राइट। उनके ऑलमोस्ट मतलब अगर हम देखें 5,000 के आसपास के चार्जिंग पॉइंट्स हैं करंटली, ठीक है। और मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईओसीएल कह रही है कि हमें 10,000 करने हैं, मतलब ओवरऑल हम अपने सारे उसमें 10,000 तक हम ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने की ओवरऑल बात चल रही है। ऑफ कोर्स टाटा पावर का आपको पता ही है ऑल टाइम हाई पे स्टॉक प्राइस चल रहा है, काफी हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, हमारे ईवी वाले पोर्टफोलियोज में भी है, ठीक है। तो काफी क्लोजली हम उसको फॉलो करते हैं, राइट। और काफी ये पॉजिटिव ओवरऑल न्यूज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आई थिंक इज अ फ्यूचर थीम, राइट, ओवरऑल ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ओला इलेक्ट्रिक की भी हमने बात की, और सिमिलरली टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी एक फ्यूचर थीम लगती है, इसीलिए आपको पता ही है हमने एक पोर्टफोलियो भी लॉन्च किया है स्पेसिफिकली फॉर थीमेटिक पोर्टफोलियो है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये ग्रीन एनर्जी के लिए हमने फोकस किया हुआ है और हमारी इंडस्ट्री ने वेबसाइट, ठीक है। तो अब एक और न्यूज थी मैनकाइंड फार्मा की। मैनकाइंड फार्मा हैज डन वेरी वेल सिंस आईपीओ, ऑलमोस्ट 30 के पी पे स्टार्ट हुआ था, 52-53 के पी पे चला गया है।
और उसमें तीन पी फंड्स जो हैं एक्सपेक्टेड, अगेन इट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है कि दे में सेल स्टेक राइट इन अ ब्लॉक डील टुडे, एक्सपेक्टेड है। मतलब उनका कुछ ऑलमोस्ट कि 600 से $700 मिलियन तक का ऑलमोस्ट 6.9% का स्टेक जो है वो बेचने की उम्मीद है कि तीन पी फंड जो है मैनकाइंड फार्मा से वो बेचेंगे। अच्छे वैल्यूएशन पे है, सब कुछ है। तो अब पी फंड जो है इस तरह से निकल जाते हैं। ठीक है। टॉयज आर अस, आई डोंट नो इफ यू नो, मतलब अगर आप कभी यूरोपियन या यूएस कंट्री में गए होंगे तो टॉयज आर एक बहुत ही, अगर वो बच्चे हैं आपके तो आई एम श्योर आप उसमें गए होंगे टू बाय सम टॉयज फॉर योर किड्स। तो दे आर प्लानिंग टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब उन्होंने पहले भी, और मतलब पहले भी उन्होंने ट्राई किया था इंडिया में, दे एंटर्ड फर्स्ट पहले भी, बट दे couldn't do much, तो दे exited, now they are re-entering now with manufacturing। पहले उन्होंने रिटेल में किया था और चाइना से लेके आते थे, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और वैसे ओवरऑल ये जो कंपनी है इसने 6 साल पहले बैंक्रप्सी फाइल करी हुई है राइट, बट एक पी फंड WHP ग्लोबल ने एक मेजोरिटी स्टेक लिया था इस कंपनी में राइट। और तो इसमें एक्सपेक्टेड है, दे आर सेइंग कि भाई हम ये सोच रहे हैं कि इंडिया विल बिकम अ टॉप 5 मार्केट्स फॉर अस इन नेक्स्ट 4 to 5 years। तो टॉयज का काफी इंडिया फोकस भी कर रहा है। ओवरऑल गवर्नमेंट इज ऑल्सो फोकसिंग अ लॉट कि टाट मोर एंड मोर टॉयज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बिकॉज हमारे मेजरली आई थिंक कुछ ऐसा नंबर मुझे जहां तक याद आ रहा है 80% प्लस टॉयज हैं हमारे इंपोर्ट होते हैं, दैट टू मेजरली फ्रॉम चाइना। तो उस पर काफी फोकस है गवर्नमेंट का कि वो हम कम कर पाए अपना जो इम्पोर्ट प्रेजेंट, मतलब एक्सपेक्टेशन है ऑन द China from the toys perspective. So these are the interesting news which I covered. I think more or less I have covered all the major news. अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो लाइक आई सेड कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूंगा एक स्क्रीन राइट। और तो एक छोटी सी स्टोरी है विच वॉज शेयर्ड बाय, आई डोंट नो अगर आपने देखा है, डी मुत्तुक जो है, उन्होंने बेसिकली वो शेयर की थी अपने ट्विटर पे, और मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू। आप इसको पढ़ अच्छे से सकते हैं क्विकली, ठीक है। एक बार पॉज करके मैं क्विकली बता देता हूँ कि ये है क्या स्टोरी। ठीक है। तो ये क्लब 99 है, मतलब हमारे जैसे नॉर्थ में, अगर मैं दिल्ली से हूँ तो एक 99 का चक्कर ऐसा बोला जाता है, 99 के चक्कर में है ये आदमी राइट। तो ये उसी के ऊपर है। तो एक किंग होता है जो काफी अच्छे लाइफस्टाइल में रहता है, लेकिन वो खुश नहीं होता राइट। तो उसमें उसमें बताया हुआ है कि भाई उसके साथ एक सर्वेंट होता है, उसका जो काम कर रहा होता है वो हमेशा खुश रहता है, गाता रहता है, काम करता रहता है, गाता रहता है। तो किंग को लगता है यार ये मैं इतना, मतलब मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को कभी कुछ चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। लेकिन ये जो सर्वेंट है ये इतना खुश है। तो उससे पूछता है तो खुश क्यों है, वाई आर यू सो हैप्पी। तो वो बोलता है कि सर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक सर्वेंट हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी ज्यादा कुछ नीड्स नहीं है, मेरी कुछ वांट्स नहीं है, मेरे पास बस एक, क्या कहते हैं, घर है और खाना मिल जाए गरम, बस इतना ही मेरे लिए एक्सपेक्टेशन है, वो मेरी हो रही है तो मैं काफी खुश हूँ। तो किंग को ये मतलब आंसर अच्छा नहीं लगा। ठीक है। तो उसने बोला कि भाई अपने जो एडवाइजर्स थे उनसे पूछा कि भाई यार ये मतलब ये क्यों है ऐसा कि मैं, मेरे पास सब होते हुए मैं खुश नहीं हूँ, और ये इसके पास खास कुछ नहीं है, ये फिर भी इतना खुश है, तो क्यों है ऐसा। तो फिर उन्होंने बोला कि सर ये जो है ना, मेरे को लगता है ये जो सर्वेंट है आपका, ही इज नॉट पार्ट ऑफ क्लब 99। तो किंग कहता है क्लब 99 ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा सर क्लब 99 एक क्या कहते हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे होता है। उसके लिए मुझे 99 गोल्ड कॉइन्स चाहिए आपके, आपसे, और वो मैं उस आपके सर्वेंट के घर के बाहर रख जाऊंगा, रख देना। तो किंग ने कहा ठीक है, रख दो, जाके ले लो मेरे से 99 गोल्ड कॉइन्स। तो वैसा हुआ कि सर्वेंट के घर के बाहर 99 गोल्ड कॉइन्स किंग ने रख दिए। और अब जो है सर्वेंट घर पे गया तो उसने देखा कि भाई 99 गोल्ड कॉइन्स रखे हैं। उसने वो बड़ा खुश हो गया कि अरे यार कमाल ही हो गया, तो अब ये 99 गोल्ड कॉइन्स कहाँ से आ गए, क्या हो गया, सब उसे बड़े खुश हुए पहले तो। तो उसने कहा यार 99 क्यों है, 100 क्यों नहीं है, कहीं एक लग रहा है मिसिंग है, क्योंकि 99 क्यों रखे जाएगा, कोई रखे जाएगा तो 100 रखे जाएगा राइट। जैसे सेंचुरी इज इंपॉर्टेंट, 99 इज नॉट राइट। तो उसने कहा 99 क्यों रखे जाएगा। तो उसने कहा कि उसने सोचा, पहले उसने ढूंढा सब चीजें कि भाई कहीं एक कॉइन तो नहीं है, उसको नहीं मिला। तो उसने सोचा यार चलो अब मैं 100 करके ही रखता हूँ, मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, और ना ये 100 कर लूंगा, ये मजा आएगा, फिर 100 हो जाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर वो काम करने लग गया, डबल शिफ्ट में काम करने लग गया, ज्यादा काम करने लग गया, राइट हैंड बिकेम ग्रम्पी राइट।
टाइम ज्यादा वहां पर स्पेंड करने लग गया, फैमिली से झगड़ा होने लग गए, तो दुखी होने लग गया। ठीक है, और फिर गाने गुने सब बंद कर दिए उसने, खुश रहना बंद हो गया। ठीक है, तो फिर इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख के किंग को लगा यार ये अब खुश नहीं है, तो उसके एडवाइजर से उसने बोला कि ये अब ये खुश नहीं है। वो कह रहा है कि सर, मैजेस्टी द सर्वेंट हैज नाउ ऑफिशियली ज्वाइन द क्लब 99। ठीक है, तो बेसिकली हम सब, काफी सारे लोग, मेरे को लगता है कि हम सब इस क्लब 99 का पार्ट है। राइट, हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन और हमारा चीजें जो हम एक 100 करने के चक्कर में काफी ज्यादा अपनी टाइम वेस्ट कर देते हैं, अपनी चीजें खराब कर देते हैं। तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, जिस तरह से इन्होंने वो चीजें समझाई हैं। राइट, एक तो वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ दिस क्लब 99, आई थिंक। वी शुड ट्राई कि हम ये ना करें। तो इसलिए मुझे काफी अच्छी लगी। आई थॉट आई विल शेयर दिस विद यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।